हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपक लेक्चर में। और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा बच्चों। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। और हमने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है। और इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और छोटे छोटे एलिमेंट जैसे कि एवरेज करंट, इंस्टेंट करंट और इस पे आधारित, इस पे बेस्ड जो है कुछ एक दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किए थे। और आज से जो हम लोग चलेंगे आगे वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, बहुत अच्छा सा एक टॉपिक है छोटा सा बीच में। फिर आगे हम लोग चलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, मोबिलिटी तक पहुंचेंगे, देखते हैं कहाँ तक। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाएंगे, एक आधा कोई न्यूमेरिकल बीच में अच्छा होगा तो उसको भी लेके चलेंगे। चलिए बात करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। ये डेंसिटी तमाम तरह की डेंसिटी देखी जाती है, लिक्विड डेंसिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी देख रहे हैं हम लोग वो करंट में देख रहे हैं। तो जो करंट डेंसिटी है उसको समझने के लिए क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे कि कोई एरिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मान के चलिए कि ये वायर है कोई, और वायर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट फ्लो हो रही है इससे वो क्या है, आई है। आई जो करंट फ्लो हो रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, ये याद रखिएगा, एक डायरेक्शन में है करंट ऐसे। और अभी इसका जो एरिया है, अगर इस एरिया की डायरेक्शन की बात करें और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर लेंगे उसकी भी डायरेक्शन क्या है, वो भी इधर ही है। अब यहाँ पे चीज जो समझनी है कि वो डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी ये कहता है, डेंसिटी का जो बच्चा नोटेशन होता है वो होता है जे। डेंसिटी क्या है, जो करंट है, ये इसका एरिया बहुत ज्यादा है। तो करंट जो है वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया जब भी आता है, जैसे जब भी हम बोलते हैं पर यूनिट एरिया, तो मतलब कि जितना भी टोटल एरिया है उसका एक सिंगल एलिमेंट उसका होता है पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में जो फ्लो ऑफ करंट है उसको हम बच्चों बोलते हैं करंट डेंसिटी। आप यहाँ पे डेफिनेशन लगा देंगे साइड में, तो देख भी लीजिएगा जो बुक की लैंग्वेज है। तो द फ्लो ऑफ करंट इन पर यूनिट एरिया नोन एज करंट डेंसिटी। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और करंट की जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो इस करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर इसके यूनिट की हम लोग बात करें, एसआई यूनिट की बात करते हैं, जो कि आप लोग अपना ट्रेंड हो चुके हो कि एसआई यूनिट वगैरह खुद ही निकाल सकते हो, तब भी हम जो अपना ड्यूटी है वो निभा रहे हैं तुम्हारे लिए। जो करंट है बेटा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। वहीं पे एरिया की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होती है। तो जो करंट डेंसिटी की यूनिट आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो, क्वेश्चन में आता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जैसे कुछ फॉर्मूला चेंज हो जाए, कोई एंगल चेंज हो जाए। क्या एंगल चेंज हो सकता है, मान लीजिए अभी ये वायर को हमने ऐसे सीधा सीधा काट दिया था, तार वही है बेटा, देखिएगा जो वायर है ये वही है, ये तार जो है ये हमारा वही है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब इससे फ्लो होने वाली जो करंट है वो आई भी वही है। अब स्मॉल आई लिख ले या कैपिटल आई लिख ले, डजंट मैटर, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो ये आई है। अब यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं अगर यूं काट दूं, तिरछा काट देता हूं ऐसे, तो अभी भी आप ये देखेंगे कि इसकी जो करंट की जो डायरेक्शन है वो ये ही है। स्मॉल आई कैपिटल आई कुछ भी लिखो, ये सब चलता रहेगा। और लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर, क्योंकि हमने जो एरिया वेक्टर होता है वो टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अब हमारा एरिया वेक्टर जो तार को हमने काटा है वो इस बार ऐसे नहीं काटा है, इस बार थोड़ा सा तिरछा काटा है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर थोड़ा सा ऐसे होगा, तिरछा हो जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर जो है इस बार ऐसे हो गया है। तो ऐसे केस में अब करंट डेंसिटी इसकी क्या होगी। तो करंट डेंसिटी हमेशा आपको इसमें ए का जो है कंपोनेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो एंगल है वो थीटा है,
तो टुवर्ड जिधर थीटा है उसका ए का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए cos थीटा आ जाएगा, और जिसके अपोजिट जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा आपका, ए sin थीटा आ जाएगा। हमें कंपोनेंट कौन वाला लेना है, तो कंपोनेंट वो वाला लेना है जो करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, J इक्वल टू आई बाई ए cos थीटा, ये आ जाएगा। J इक्वल टू आई अपान ए cos थीटा, जो कि पूरा वैलिड भी है। यहां पर एक डायरेक्शन में था, तो ऐसे डायरेक्शन में थीटा की जो वैल्यू थी वो 0 डिग्री थी, तो थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 मान कितना होता है, 1 होता है। तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला आई बाई ए आ जाएगा। और भी आप कुछ चीजें सीख सकते हो यहाँ से कि आई इक्वल टू अगर आप इसको लिखे तो क्या आ जाएगा, जे ए cos थीटा आ जाएगा, जहां पे दोनों आपके देखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी ही है, जे भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन cos थीटा लगा तो डॉट आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ये आई है, यहां से भी प्रूफ हो जाता है कि आई कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये भी याद रखिएगा कि आई कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी अगर आप 4 एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, टेंसर दिया है, स्केलर दिया है, वेक्टर दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, और टेंसर क्वेश्चन मेंशन है, तो आप उसमें भी टेंसर को टिक करेंगे, अगर टेंशन नहीं है तो फिर आप स्केलर को टिक करेंगे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी यही था, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा टॉपिक था। अभी इसके और भी फॉर्मूले बनाएंगे, जब हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे तो इससे रिलेटेड बनने वाले फॉर्मूले वहीं पे और भी आपको बता देंगे। यहाँ के लिए आपको इतना ही समझना है। और एक बात और ये याद रख लो कि अगर यहां से J बराबर देखेंगे कि J इक्वल टू क्या लिखा हुआ, आई बाई ए लिखा हुआ है, इसको यही समझा देते हैं। J इक्वल टू आई बाई ए लिखा हुआ है, अगर आई इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, J इंटू ए आ जाएगा। और ये जो J इंटू ए है, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही बात तुमको नोट करने वाली है। और यहां से ये समझिएगा, एक चीज और समझा देते हैं, छोटे मोटे जो बातें यहां से समझनी है आपको, वो क्या समझना है कि वहां से आप ये देख पाएंगे कि J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है, यानी किसी का एरिया कम होगा तो इसका मतलब होगा कि वहां पे करंट डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, और एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम होगी। थोड़ा सा मैं फ्लो ऑफ चार्ट बना देता हूं ऐसे समझने के लिए। तो आप देखेंगे कि एक क्रॉस सेक्शन में एरिया हम ये वाला ले लेते हैं थोड़ी देर समझने के लिए, एक एरिया ये वाला ले लेते हैं, और एक एरिया छोटा सा ये ले लेते हैं। ये एरिया A1 मान लेते हैं, और ये वाला एरिया थोड़ी देर के लिए A2 ले लेते हैं, और ये वाला एरिया A3 ले लेते हैं। अगर हम एरिया A1 को देखें तो एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A1, यानी एरिया जो A1 है वो A2 से बड़ा है, और A2 जो है वो A3 से बड़ा है। अब ऐसे केस में अगर हम करंट डेंसिटी को लिखेंगे तो करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम होगी, तो इसका रिवर्स करंट डेंसिटी हो जाएगी, J1 इज लेस देन J2 और J2 इज लेस देन J3। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और बाकी आपको चीजें समझनी नहीं है, डायमेंशन वगैरह आप खुद निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जरूर कहते हैं। इसको हम जो करंट यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी बोलते हैं, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी बोल देते हैं। फिर आप जो टर्म है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आर पासिंग पर सेकेंड थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर परपेंडिकुलरली फाइंड द करंट एंड करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। और क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपको ए जो दिया गया है, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है, आपको दिख रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे करंट और क्या पूछ रहा है, करंट डेंसिटी। दो चीजें आपसे पूछ रहा है, तो करंट पूछ रहा है और करंट डेंसिटी पूछ रहा है आप क्वेश्चन में।
तो चलिए पहले करंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये होता है। अब अगर करंट निकालते हैं तो करंट के लिए चार्ज चाहिए, चार्ज हमें पता नहीं है, तो चार्ज के लिए हम और इसको Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू हम Ne भी लिख सकते हैं। तो Ne अपॉन T, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, I इक्वल टू N की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 10⁻19 अपॉन जो टाइम दिया है वो क्वेश्चन में आप देखिए टाइम मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है। टाइम दिया गया है आर पासिंग पर सेकेंड, तो पर सेकेंड मतलब हो गया 1 सेकेंड। तो बेटा इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे, ये इतने इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि 10⁻19 प्लस का माइनस प्रॉपर कैंसिल हो जाएगा, 16 5 80 यानी 8.0, जीरो कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो 8 एम्पियर की जो करंट है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे। अब करंट की वैल्यू 8 एम्पियर आ गई है। अब हमें निकालना बच्चों क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल टू भी फॉर्मूला बताया I/A। तो I जो दिया है वो क्या है, 8 एम्पियर है, वहीं पे एरिया आपको निकल के आया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए 1 मिलीमीटर में जो होता है बच्चों ध्यान समझिएगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। वहीं पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो पावर हो जाएगी -6, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होगा। पावर को मिलीमीटर स्क्वायर को हम बदलेंगे, 1 मिलीमीटर बदलेंगे मीटर में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो उसके लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये -6 में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो J इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 8 × 10⁻, जो है यहाँ पे नीचे वैल्यू प्लस में माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, 8 × 10⁻6, ये हो जाएगी करंट डेंसिटी। और यूनिट यहीं से लिखना है तो आप लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो बढ़िया आराम से सवाल इस तरह हौले हौले छोटे छोटे सवाल आपके होते रहेंगे। अब अगला एक्सप्रेशन हम लोग लेके आते हैं, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो बच्चों अब हम जो पढ़ेंगे वो हमने देखिए हेडिंग यहाँ पे डाल दिया है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है और कई सारे न्यूमेरिकल में अभी कई सारे हम लोग बीच बीच में रिलेशन पढ़ेंगे मोबिलिटी को लेके आगे चल के। हर जगह ये कॉन्सेप्ट हमारा काम आता रहे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कैसे भी कान पकड़ के पूछ सकता है ना, तो डरना नहीं है, काम करते रहना है। चलिए क्या होता है, पहले आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए किसका, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए जैसे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है, कुछ भी मान लीजिए, एक क्या है आपका कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, कुछ भी कर लो। और ये कंडक्टिंग जो वायर है इसमें आप थोड़ा समझिएगा, चाहे उसको थोड़ा सा और, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत होगी बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा उसी हिसाब से करवाएंगे। ये हमारा एक कंडक्टिंग वायर है और जिसकी लेंथ हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, L है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या है, A है। ऐसे करके हम बता सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, जैसे कोई मेटल है, ये क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, मेटल है, तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो जानते हो करोड़ों में होगी यहाँ पे। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, अभी इसके अंदर ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों कोई भी बाहर के एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो कोई भी बाहर से बैटरी भी कनेक्ट नहीं की गई है, अभी नॉर्मल ऐसे है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। और बेटा ये कुछ एक नमूना मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर दिखाना पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। कई सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो सकते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, लाखों इलेक्ट्रॉन, मिलिट्री 10⁻28 बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। और ये इनके पास क्या होगी, देखिए रूम टेम्परेचर पर इनके पास क्या होगी, क्यों ऐसा ही मौसम कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर
एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर में इसको केल्विन में लिखे तो लगभग 300 केल्विन के आसपास, ये रूम टेम्परेचर पर इनके पास कौन सी एनर्जी होगी? इनके पास होगी थर्मल एनर्जी। थर्मल एजिटेशन भी लिखा रहता है तो आप एनर्जी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी होगी। और उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, मैं अगर दोबारा बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे। और इस मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। ये रैंडम मोशन करेंगे और ये जो वेलोसिटी होगी थर्मल एनर्जी की वजह से, ये वेलोसिटी होगी u1 या u से आप दिखा सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन के बाद जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी थर्मल जो है वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ पे आप समझेंगे कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन उधर भी जा रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन उधर भी जा रहा है। तो ऐसे करने पे जब इधर कोई जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इस तरीके से इनका रैंडम मोशन भी होगा और एक दूसरे के अपोजिट भी रहेंगे। तो टोटल कट पिट करके इनका जो एवरेज आएगा, ठीक है, यू एवरेज, और क्योंकि इनका होगा वेक्टर सम, तो वेक्टर सम करके जब इनका यू एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज कितना निकल के आएगा? अगर आप करेंगे इसका एवरेज, तो जो एवरेज निकल के आता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से होंगे n इलेक्ट्रॉन तक, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हुए उन इलेक्ट्रॉनों को जो एवरेज होगा वो कितना होगा आप समझिएगा। यहां से शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, तो रैंडम मोशन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम होने की वजह से क्या होगा, अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो इस वाले को ये वाला वेक्टर कैंसिल कर देगा। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है तो उसको वो कैंसिल कर देगा। एक इधर जा रहा है तो एक को इधर जा रहा होगा। यहाँ तो हमने कुछ आपको बता दिए है, बाकी 10⁻28 कहा जाता है कि इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी कंडक्टिव मटेरियल में, छोटे से एरिया में। तो यहाँ तो थोड़ा सा आपको केवल डेमो टाइप का दिखाया जा रहा है। तो वो सब कैंसिल कर देंगे और कैंसिल होने के बाद उनका जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। और ये वेलोसिटी क्या है, यू जो वेलोसिटी है, ये जो यू है वेलोसिटी, इसको हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये वेलोसिटी जो होगी वो थर्मल एनर्जी की जिस वेलोसिटी होगी। और ये है वेलोसिटी बच्चों, टोटल जो है क्या हो जाएगी, एवरेज जब इसका निकालेंगे इस वेलोसिटी का, तो ये वेलोसिटी जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव दिया, निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, जिससे कट के सब 0 आ जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, अब ट्विस्ट ये है कि जब हम इसी कंडक्टर को क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ध्यान समझिएगा, एक बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो सोचो कि क्या होगा। अभी ये वो स्थिति है जैसे क्लास में, जानते हो क्या होता है, जैसे क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं और टीचर नहीं है, तो सारे बच्चे क्या है, एक के ऊपर एक को उसके ऊपर लदा जा रहा है, कोई उसके ऊपर लदा जा रहा है, कोई उसके तमाचा मारे जा रहा है, कोई उसकी चुटकी काटे ले रहा है, कोई उसके पीछे चपेट मारे दे रहा है, कोई खिड़की के बाहर झाँक रहा है, कोई दरवाजे बाहर हवा लेने चला गया, कोई बरामदे में टहल रहा है। ये कब की कहानी है, जब टीचर नहीं है, मतलब अभी यहाँ पर बाहर से बैटरी कनेक्ट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। अब जो है, अब यहाँ पे मान लो एक टीचर आ गया तो क्या ये सब वैसे काम करेंगे जो भी चल रहा था रैंडम मोशन क्लास का, वो ऐसा काम नहीं होगा। अब क्या होगा, जब इसमें पोटेंशियल लगेगा
तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब रिपल्सन होगा, कह सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया से कुछ इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहा है, तो वो एक इस डायरेक्शन में क्या करना चालू कर देंगे, मोशन करना चालू कर देंगे। और इस कंडक्टर की हमने बताया कि ये जो लेंथ है वो क्या है, अभी मान चल रहा है कि एल है, ये इधर मोशन करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक दो थोड़ी है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन मोशन करना इधर चालू कर देंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग वेग होगा। अब वो जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी v को हम बोलेंगे वेलोसिटी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैटरी बोल सकते हो, सब तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस का एवरेज अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 करके चले जाएंगे तो vn तक, और अपॉन टोटल n। क्या अब इस बार यह एवरेज 0 होगा, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि काफी इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सब इधर जा रहे होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सब इधर जा रहे होंगे। तो अब ये एवरेज 0 नहीं होगा, और यही एवरेज जो होगा बच्चों, यही एवरेज हमारा जो एक्सटर्नल बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉनों की जो अलग अलग वेलोसिटी होगी, v1 v2 v3 v4, पहले इलेक्ट्रॉन का v1 दूसरे का v3, ऐसे n इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, उसका एवरेज ही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहां से डिफिनीशन भी बता सकते हो कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल में, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ एक जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और इन सब की वेलोसिटी जो है वो तो अलग अलग होती है, और इस वेलोसिटी का जो एवरेज है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से हमने बताया कि जो ये एवरेज है, अब ये यू वी एवरेज 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यही जो इनकी कुछ वैल्यू आएगी वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे v1 v2 v3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोशन है, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का हम मोशन करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहें, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं v1 इक्वल टू फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से लिख सकते हो बच्चों, अगर आप समझे तो जो मोशन की फर्स्ट लॉ इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी टी का भी बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट आने वाला है, अभी आप जो है समझते रहो। तो ऐसे ही अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v1 इक्वल टू, इसी की रिस्पेक्ट से लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो v1 के लिए मैं लिखना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, v1 के लिए लिखना चाहूंगा मैं तो u1, या मैं पहले आपको इसे लिख के ही दिखा देता हूं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले आपको मैं अलग अलग से लिख के दिखा रहा हूं कि अगर मैं v1 लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, u1 प्लस a, और अब यहां याद रखिएगा कि मैं कई बार t1 भी लिख दिया जाता है, कई बार जो है, तो मान लीजिए कि पहला इलेक्ट्रॉन चला तो पहले के लिए जो भी वेलोसिटी थी उसके लिए समझने का जो वेलोसिटी गेन करने का जो टाइम लगा वो t1 लगा, और ये यहां याद रखिएगा कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन इस केस में क्या है, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब यहां पर जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, अब ध्यान समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की आपस में होती है टक्कर, इस टक्कर को कहा जाता है कोलिजन। क्या कहा जाता है, कोलिजन कहा जाता है। तो कोलिजन क्या है, अभी आपको अगर लेक्चर खत्म हो, डायरेक्शन हो जाता है तो इसको भी बता देंगे। अभी आप समझो कि
जैसे इलेक्ट्रॉन चले तो इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ेंगे तो वो टक्कर करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की जब टक्कर होगी तो टक्कर होने में जो समय लगा एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में, और टक्कर कितनी, एक इलेक्ट्रॉन से पहली टक्कर हुई और इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वहां चला दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, उससे कोलाइड किया। तो यहां पर दो सक्सीसिव जो कोलिजन है, इसको आप यूं समझ सकते हो कि ऐसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान चलिए ये इलेक्ट्रॉन चलता है, इससे टक्कर करता है, मान लीजिए इससे चलने के बाद यहाँ पे कुछ समय लगा, फिर इससे टक्कर किया, तो ये दो टक्कर हो गए, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो दो इलेक्ट्रॉन, एक टक्कर इसके साथ है इसी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ इसके बाद टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो टू सक्सीसिव जो है कोलिजन है, उसमें जो लगने वाला एवरेज टाइम है उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या है, τ1 है, ये मान के चलिए। ये रिलैक्सेशन टाइम अभी बता रहे हो, आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी डिफाइन कर देंगे आपके लिए। ऐसे कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, U2 + A τ2। तीसरे के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखते चले जाएंगे, तमाम सारे लिखते जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा A τ3, और ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। तो n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकल के आ जाएगा, U3 + A जो है τn। n के लिए लिखना चाहेंगे तो UN, इस तरीके से। अब चलिए इधर नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूंगा। तो इस तरह इसको लिख लेंगे और इसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। ये याद करिए कि रखिएगा कि जो एवरेज निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 0 निकल के आया है। अब ये जब 0 आया है तो आप देखिएगा कि इस सभी की जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये सभी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, VD = V1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, U1 + A τ1, ऐसे ही U2 + A τ2, ऐसे ही U3 + A τ3, और ऐसे डॉट डॉट चलता हुआ चला जाएगा, कई सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। तो UN + A τn, और टोटल अपान क्या हो जाएगा अपने पास, ये आ गया n। अब ध्यान रखिएगा, हम चाहें तो U1 U2 U3 को अलग लिख सकते हैं और इन सभी वैल्यू को अलग लिख सकते हैं। और देखिएगा A जो है वो सब में कॉमन है, A1 A2 ऐसा नहीं है, तो AT1 AT2 A3 ऐसे ATN तक में हम जो है एक्सीलरेशन को कॉमन भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं जो ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, इसलिए जल्दी से लिखता हूँ कि इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि U3 + डॉट 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 UN करके, और अपान हम इसको n लिख सकते हैं एक उसमें, और प्लस लगा के आप एक कॉमन लेके इस चीज को फिर से τ1 + τ2 + τ3 और प्लस डॉट डॉट करके τn तक एक उसमें कॉमन लिख सकते हैं और n लगा सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि ये जो है ये पहले वाला ही एक्सप्रेशन है जो यहाँ बताया था कि एवरेज जो होगा शुरुआत में, जो एवरेज किसका, एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो होगी, उसमें रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, तो VD = ये बच्चा हो जाएगा 0, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा +A और क्या आ जाएगा τ। ध्यान समझिएगा, है ना। तो इस चीज को हम और यहाँ पे बता सकते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे नोट करते रहिएगा, है ना। आपके पास तो काफी है, मेरे पास यही बोर्ड है, तो मैं इसी में इधर उधर इरेज करके सब चीजें समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा VD = A τ। ये एक्सप्रेशन हो जाता है। अब इसमें आप तमाम तरीके से फैक्टर लगा सकते हैं, तमाम तरीके से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एक्सीलरेशन की। तो मैं यहीं पे आपको चेंज करके बता रहा हूँ कि जैसे आपने समझा कि एक फार्मूला होता है, जैसे एक्सीलरेशन में आप फार्मूला लगाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे
तो इनमें इनका कोई मास होगा और एक्सीलरेशन करेंगे तो इतने समय इन पर लग रहा है जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू ma होगा। ठीक है, और F इक्वल टू ma होगा। एक दूसरा फोर्स भी होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, वो क्या होता है, F इक्वल टू QE। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ाया था E इक्वल टू F बाई Q, तो वहीं से F इक्वल टू QE आ जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसी चीज को E और कैपिटल E लिख सकते हो। कई बार यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसका केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, कई बार आप इसको सिंबल सहित माइनस E भी लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो ऐसे केस में आप इसको क्या लिख सकते हैं, E कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ma लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, E कैपिटल E और अपान m हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E और अपान m। तो इस वाली वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बाकी आप यहां से फॉर्मूला और E का जानते होंगे कि E इक्वल टू जो होता है वो V बाई L होता है, कई बार किताबों में V बाई D, V बाई X तमाम सारे लिखा रहेगा, मतलब लेंथ ही है नीचे। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर यहाँ से यूनिट पढ़े थे आप, तो यहीं से ये फॉर्मूला आपका और भी बन जाएगा कि A इक्वल टू, आप अगर V के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको EV अपान ml भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो यहाँ से VT इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा, देखेंगे तो आप चाहे इसको अगर लिखते हैं तो इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, E कैपिटल E और टाउ और अपान m हो जाएगा। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो VT इक्वल टू क्या आ जाएगा, EV टाउ अपान ml हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक्सप्रेशन है किसके लिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये किसका फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जब हम किसी कंडक्टिव मटेरियल में एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पहले तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो उनका जो वेलोसिटी है, कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उनका एवरेज जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रैंडम रहती है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कह सकते हो आप कैंसिल कर देंगे। और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आप तो अपोजिट वेक्टर वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल एवरेज जीरो निकल के आता है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करने पर क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। अब पहले जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी एक्सटर्नल बैटरी की वजह से है वो v1 मान लेते हैं, या फिर उसको हम फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2, ऐसे ही करते करते सभी का निकालते हैं, तो फर्स्ट लॉ से ये सब चीजें निकल के आती हैं और बाकायदा फिर यहाँ पे हम रखते हैं सारा एक्सप्रेशन जैसे हमने किया आपका ये निकल के आता है। तो ये जो वेलोसिटी निकलती है आपकी v1, v2, v3, इनका जो एवरेज है वही एवरेज जो बच्चा है वो एवरेज ही क्या है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों जब इसको नोट कर लिया है तो अब इसको हम समझते हैं, ये हो जाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है मोबिलिटी क्या होता है। इसको नोट कर लिया है कि यहीं पे आपको सब सिखा देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा इसीलिए वीडियो बीच बीच में ट्रिम कर देते हैं, जैसे इरेज कर रहे हैं तो वो वाला वीडियो ट्रिम हो जाता है। तो बच्चों अभी तक जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आया या करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो VT इक्वल टू, आप अगर ये लिखना चाहते थे तो क्या लिख सकते थे आप, ए टाउ बना सकते थे, या VT इक्वल टू क्या लिख सकते थे, E कैपिटल E अपान टाउ और अपान M, या फिर अगर इसको पोटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो EV टाउ अपान ML आ गया। ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं,
एक कहावत है ना, एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं, ये सब एक ही चीजें हैं। और हमने इसके पहले वाले में क्या सीखा था, वो भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। उसके पहले हमने सीखा था करंट डेंसिटी को। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला बताया वो भी आपको आना चाहिए। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो J इक्वल टू क्या होता है, I/A होता है। अगर कोई एंगल दिया है तो आप इसमें इस केस में J इक्वल टू फॉर्मूला I/A cos थीटा भी लगा सकते हैं, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया और जो करंट की डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो वो दोनों चीज सीख लिए हैं। अब हम आगे से बताते हैं आपको मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी बच्चों, मोबिलिटी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान है, कुछ डेरिवेशन नहीं करना है, बस इसी से समझा दूंगा मैं आपको। इसका नोटेशन क्या होता है, म्यू होता है। फॉर्मूला जो बनता है आपका वो बहुत आसान फॉर्मूला बनने वाला है आपका। आप समझिएगा कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, आप चाहे तो इसी फॉर्मूले को मैं यहां से उठा लेता हूं, ठीक है। ये जो VT लिखा हुआ था इसी को मैं यहाँ पे लिख के आता हूं। क्या है, VT इक्वल टू E कैपिटल E अपान ये टाउ हो गया और अपान M हो गया। इस E को आप नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, VT अपान E इक्वल टू E टाउ अपान M। तो बेटा ये जो आप समझ बता सकते हो, तो ये जो निकल के आया है जो रेशियो है VD अपान E यानी डिप्ट वेलोसिटी अपान इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या है, मोबिलिटी है। मोबिलिटी क्या है, अब यहां से भी ऐसे लिख सकता हूं, तो मोबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, डिप्ट वेलोसिटी अपान E, डिप्ट वेलोसिटी अपान E, ठीक है। अब यहां से मोबिलिटी की डिफिनेशन देखिए मैं यहां पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, लेकिन थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है, आप ऐसे समझ लो कि ये जो डिप्ट वेलोसिटी है ये मोबिलिटी है, सॉरी। तो मोबिलिटी जो है क्या है, आप समझिएगा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डिप्ट वेलोसिटी आती है, टू अप्लाई पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी कंडक्टर टू वी गेट अ पार्टिकुलर डिप्ट वेलोसिटी नोन एज मोबिलिटी। तो ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो डिप्ट वेलोसिटी है वही क्या है, मोबिलिटी है। तो अब ये मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, डिफिनेशन यहाँ पे आपकी लगी रहेगी। अब हम आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन जो है हम देख के आएंगे डिप्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रिलेशन बिटवीन डिप्ट वेलोसिटी एंड करंट या फिर करंट डेंसिटी, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट छोटे उसी में इंक्लूड है, तो मैं उसी में जोड़ दूंगा, आप समझिएगा। तो चलिए चालू करते हैं देरी के इसको आगे देखते हैं कि एक मान लेते कंसिडर करते हैं कि एक हमारा क्या है, कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर में भी जो पूरी कहानी पढ़ाई, इसीलिए सब जो भी डिप्ट वेलोसिटी के पीछे कहानी बताई जिसमें आपने पढ़ा क्या है, सारी कहानी उसी से रिलेट है, इसलिए इसको इसी में इंक्लूड करके इसी लेक्चर में ही बता रहे हैं। सेपरेट लेक्चर नहीं बता रहे हैं, जब तक आप लोग भूल जाओगे, इतनी मेमोरी तुम लोग बहुत तेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे कि जब इसको हम एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। तो एक्सटर्नल बैटरी से जैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं कुछ यूं ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है जो इधर मोशन कर रहे हैं उनके पास जो डिप्ट वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, VT। इतना ही, इतना इसमें आपको समझना है। तो एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे, लिखेंगे लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू। ध्यान समझिएगा पर यूनिट वैल्यू का क्या चक्कर है। एक्चुअल में जैसे मान लीजिए किसी का 1000 मीटर क्यूब वैल्यू है, तो उसका एक यूनिट क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। तो जो भी वैल्यू हुई
उसकी एक यूनिट हमें जो लेनी है, तो उस यूनिट में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं वो मान कंसिडर किया है कि क्या है, स्मॉल एन। ठीक है, तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम का इसकी हम बात करेंगे बेटा। टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, देखिए वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। तो किसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने ए मान लिया, जो लेंथ है यहां से यहां तक वो एल है, तो ये इसका ये वॉल्यूम हो जाएगा। आराम से समझेंगे। अब वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम पता चला है, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन एन थे, टोटल वॉल्यूम एल हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जैसे यूनिटरी मेथड आपको पढ़ाया जाता था मैथ में छोटी मोटी क्लासों में, कि एक जो पेन है उसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपए है। ऐसे ही हमने 15 पेन खरीद लिए तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, तो 15 इंटू 10 यानी मल्टीप्लाई कर देते थे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन n है, तो टोटल इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि कैपिटल एन है फ्रिज के लिए, तो कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आपका एल हो गया और उसमें हमको इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एन से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखिए करंट की जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज अपॉन टाइम। तो हमें कहीं ना कहीं चार्ज निकालना है और टाइम निकालना है। एक बार चार्ज और टाइम निकल आया तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के आई निकाल लेंगे यहाँ पे, और हमारा एक्सप्रेशन भी ड्राइव हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो अब यहां से अगर हम चार्ज की बात करें, सो चार्ज, जो चार्ज होता है क्यों होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थ्योरी पढ़े थे, तो एन और एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएगा, एन कितना है आपका, ए एल एन, ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए और एक चार्ज कितना। अब कहीं ना कहीं हमें टाइम भी चाहिए, तो टाइम क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वहीं से वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये सब थोड़ा सा डेप्थ में बता रहा हूँ, बाकी ये सब चीजें यहाँ पे इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं क्लास 12 में आके। और वेलोसिटी जो है वो कौन सी है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अगर मैं यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करता हूं और टाइम को कंसीडर कर लेते हैं एच ए टी मान लेते हैं टाइम है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यहां तक गए हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एल हुआ है, और जो वेलोसिटी है वो वीटी है, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखिए टाइम भी हमारे पास क्लियर हो गया है और चार्ज ऑलरेडी क्लियर हो ही चुका था पहले। तो अब हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज, चार्ज जो है वो क्यू है और जो टाइम है वो टी है। सभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बच्चों क्यू की वैल्यू क्या है, ए एल एन, और ये हो गया आपका ई, तो टोटल हो गया हमारा चार्ज, और जो टाइम है वो एल अपान वी टी है। वी टी पर के ऊपर चला जाएगा, और यहां से ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो एल है वो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आई इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे निकल के जाएंगे ऊपर। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, ए एन ई और वी टी। इसी को और तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो वी डी, यानी डी थोड़ा सफिक्स में, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं, ई एन ए, ये हमारा हो जाएगा द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो देखिए ये क्या है, ये जो वीटी है ये क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये आई क्या है, ये करंट है हमारा। बाकी आप जानते हैं कि ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वैल्यू। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन।
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इस तरीके से सर आपने एक हेडिंग और डाल दी थी साइड में, क्या करंट डेंसिटी। बेटा करंट डेंसिटी हमने आपको पढ़ाया था, पीछे भी हो चुका है ना। करंट डेंसिटी आपका क्या था, सबसे पहले सवाल में ये बताया था J = I/A होता है। तो जब J = I/A होता है, ध्यान समझो, अगर इस A को मैं उधर लेके चला जाऊं तो यहीं से एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, इसीलिए हमने साथ में हेडिंग डाल दी। ठीक है, आपको रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी करना हो तो आप यहीं से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो I = ये इधर चला जाएगा तो A हो जाएगा, तो I/A = आपका हो जाएगा VD और EN, और यही आपका बाकी आप लिख सकते हो यहाँ से, यही हो जाएगा हमारा बच्चे। ये क्या हो जाता है, यही जो है हमारा J होता है, यही क्या होता है J। तो यही J होता है, तो यहां से हो जाएगा J = VDEN। तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है, ये एक्सप्रेशन जो है वो रिलेशन बिटवीन क्या है, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो रिलेशन है ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों जब ये नोट हो गया है तो अब यहां से जो आज के जो टॉपिक हमें पढ़ने थे वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। क्या क्या टॉपिक हमने आज पढ़ा वो मैं रिवाइज करा रहा। तो हमने करंट डेंसिटी को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, और वहीं उसके बाद हमने पढ़ा मोबिलिटी को। मोबिलिटी को पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे आए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीच में जो है रिलेशन पढ़ा। और उसके बाद हमने यहीं पे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी को भी पढ़ा। तो जो कि यहाँ पर हमने एक साथ करा दिया है, जहां तक आपको क्वेश्चन पूछा जाए डेरिवेशन वहां तक करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सभी जो छोटे मोटे टर्म हैं इनको पढ़ते रहेंगे आगे। और ओम्स लॉ, फिर आगे किरचॉफ लॉ तक की दुनिया हमारी चलती रहेगी, इससे वाले आने वाले हैं। तब तक आप लोग छोटा छोटा जो पढ़ा रहा हूँ क्लियर करते रहिए। एक आधा सवाल भी हमने ले लेते हैं, तो सवाल भी आप इसी फॉर्म में जो डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन छोटे मोटे सवाल उनको लगाते रहिए। जब कोई अच्छे सवाल आएंगे किरचॉफ जाके उनको मैं यहाँ पे कराऊंगा। 2 छोटी सी डिफिनीशन थी जो मैंने कहा था बताएंगे, एक थी मीन फ्री पाथ और एक था रिलैक्सेशन टाइम, जो दोनों आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख जाएंगी। इनको आप पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें डाउट नहीं। मैंने वहां पे बताया था, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके आपको बोर्ड पे यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप इनको देख लीजिएगा। जहाँ पे हमने आपको बताया मीन फ्री पाथ क्या होता है कि एक कोलिजन करने के बाद दूसरे जब इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास टक्कर करने जाता है तो जितनी देर वो हवा में रहता है, तो जितनी देर फ्री रहता है, जितनी देर लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, टक्कर नहीं कर रहा, उतने समय तक का जो पाथ ट्रेवल कर रहा है उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है फ्री पाथ। और अब ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर ऐसे ही कई सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथ ट्रेवल करें, कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो उनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो λ1 + λ2 + λ3/n n इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये होगा लैम्डा का मीन फ्री पाथ। और रिलैक्सेशन टाइम जो मैंने बताया था कि जो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसे टाउ से दिखाते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशन की जो थ्योरी है यहाँ पे स्क्रीन पे लगी रहेगी, इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों मस्त रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है। और कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद मेहनत करते रहिए, बोर्ड आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको झंडे गाड़ना है और अपने क्लास में टॉप करके तो आना ही है। बाकी जितनी मेहनत करके रखेंगे उतनी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।